हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल IBN8 न्यूज़ पर। आज का विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 6 दिनों से जिस विषय पर आप खबरें देख रहे हैं वो है सुएज़ कैनाल का ब्लॉकेज। हमारा भी आज का वीडियो उसी विषय पर है, लेकिन उससे थोड़ा अलग हटकर है। आज हम एनालिसिस करेंगे कि क्या वर्ल्ड ट्रेड के लिए एक अल्टरनेटिव रूट होना चाहिए, और ख़ास तौर पर भारत के ताल्लुक से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि 6 दिन बाद आज सुएज़ कैनाल का ब्लॉकेज ख़त्म हो गया है। उस जहाज़ को हटाने में सफलता प्राप्त कर ली है अथॉरिटीज़ ने, लेकिन अब सवाल ये सबसे बड़ा उठ गया है कि अगर भविष्य में इस तरह का ब्लॉकेज दोबारा होता है तो क्या उसके लिए हमारे पास केप ऑफ गुड होप के अलावा कोई और दूसरा अल्टरनेटिव रूट है या नहीं है। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि इन 6 दिनों में किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड को नुकसान पहुंचा है। अगर हम भारत के ताल्लुक से बात करें तो भारत से यूरोप को और अमेरिका को यहाँ से टेक्सटाइल, फर्नीचर, कॉटन और ऑटो कंपोनेंट्स और मशीन ये एक्सपोर्ट और की जाती थी। इसके जो पार्ट्स होते थे मशीन के वो एक्सपोर्ट किए जाते थे, और इसी तरह से दूसरी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो भारत इंपोर्ट करता था। लेकिन सुएज़ कैनाल में ब्लॉकेज का इन 6 दिनों में भारत की इकॉनमी पर बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। 5 से 15% के बीच अगर कुछ ऐसा ब्लॉकेज का टाइम बढ़ जाता तो शायद 5 से 15% के बीच कुछ नुकसान इसमें होने की संभावना थी। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है पश्चिमी देशों को, और ख़ास तौर पर एशिया में अगर हम देखें तो चाइना को, क्योंकि चाइना का ट्रेड बहुत ज़्यादा है इस रूट से, और सबसे ज़्यादा सप्लाई चेन जो है वो चाइना की ही है। और सुएज़ नहर से तकरीबन हर रोज़ जो गुज़रते हैं जहाज़, वो समझ लीजिए 50 से 60 जहाज़ रोज़ाना यहाँ से गुज़रते हैं। और इस वक्त जो 6 दिनों में ब्लॉकेज हो गया तो उसकी वजह से तकरीबन 300 जहाज़ यहाँ पर फंसे हुए थे दोनों तरफ, मतलब भूमध्य सागर में और रेड सी में। दोनों तरफ जहाज़ों की जो संख्या थी वो तकरीबन मिलाकर 300 थी। और इन 6 दिनों में इनकी कॉस्ट बढ़ी। लंगर डाल के खड़े रहने पर किसी भी बंदरगाह पर वहाँ पर चार्ज देना पड़ता है, और ख़ास तौर पर जब सुएज़ कैनाल से गुज़रते हैं तो वो जो फ़ीस है वो लाखों रुपए में होती है, जहाज़ को देनी पड़ती है। लेकिन एक फ़ायदा ये होता है कि उनको एक लंबा रूट जो होता है वो केप ऑफ गुड होप से जो होकर जाता है वो वहाँ से नहीं गुज़रना पड़ता, और एक ये रूट कम हो जाता है। तकरीबन 7 से 8 दिन की कमी आ जाती है, और 500 से 800 टन ईंधन की खपत कम होती है इस रूट से जब जहाज़ गुज़रते हैं। तो इंडिया की इकॉनमी पे उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो करते हैं वो तेल की बात अगर की जाए तो वो तेल, क्रूड ऑयल वो करते हैं इराक से, सऊदी अरब से, ईरान से और नाइजीरिया से। तो ये रूट ब्लॉक नहीं था। इस रूट से जो जहाज़ थे, कंसाइनमेंट थे, वो प्रॉपरली आ रहे थे। ख़ास तौर पर जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट के लिए जो हम यहाँ से सामान भेजते हैं, वो जहाज़ रुके कुछ समय के लिए, 6 दिनों के लिए, और उसमें ज़रूर नुकसान हुआ। और जो वहाँ से कंसाइनमेंट यूरोप से एशिया में आते हैं, उस कंसाइनमेंट को आने में देरी हुई, उसकी वजह से नुकसान हुआ उन कंपनीज़ को, उन कंट्रीज़ को। तो तकरीबन 194 किलोमीटर लंबी ये सुएज़ नहर है, और आप देख सकते हैं कि रेड सी से और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है सुएज़ कैनाल। और यहाँ से ये जो पैसेज है, यहाँ से लेकर एशियन कंट्रीज़ से, ख़ास तौर पर हम देखें तो जो हिंद महासागर से होकर जहाज़ जाते हैं उनमें ज़्यादातर जो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान है, ईरान है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो आप गल्फ कंट्रीज़ ले लीजिए, ये जहाज़ सारे इधर से ही होकर गुज़रते हैं। ज़्यादातर ट्रेड जो होता है इन कंट्रीज़ का वो सुएज़ कैनाल से होकर गुज़रता है। और वर्ल्ड ट्रेड में 10 से 12% का जो ट्रेड है वर्ल्ड का, वो सुएज़ कैनाल के ज़रिए होता है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो परसेंट है, 10 से 12% कम नहीं है, ये बहुत बड़ी परसेंट है जो ट्रेड यहाँ से होता है।
लेकिन अब जो सवाल पे मैं आ रहा हूँ वो ये है कि क्या सुएज कैनाल का ये ब्लॉकेज आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में टेक्निकली किसी एरर की वजह से, जैसे कि अभी हो गया कि जहाज़ वहाँ पर फंस गया और उसको निकालने में 6 दिन लग गया, क्योंकि कैनाल का जो चौड़ाई है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया अभी भी नहीं जा सकता है। वो वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है पैसेज की कि उसको बहुत ज़्यादा, हालांकि उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और एक प्रोजेक्ट था जो कि 2015 में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद वो अभी 2023 और 24 तक कहीं कंप्लीट हो पाएगा, कि थोड़ी बहुत उसमें उस कैनाल की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका है इसमें जिस तरह की टेंशन हमेशा बनी रहती है, उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सुएज कैनाल का ब्लॉकेज, क्योंकि वॉर जोन अगर बन जाता है किसी दो कंट्रीज़ में, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, या फिर इज़राइल हो, सीरिया हो, आपस में फ़िलिस्तीन हो, जिस तरह की एक टेंशन बनी रहती है उसमें हमेशा ये संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं इस ये कैनाल का रूट ब्लॉकेज हो सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ जो एक बड़ी इकॉनमी है उसको ट्रेड के लिए एक अल्टरनेटिव रूट उसको बनाना चाहिए। इसकी शुरुआत भी हालांकि 2018 में एक प्रोजेक्ट तैयार करने से हो चुकी है। नवंबर 2018 में इंडिया, ईरान और रशिया, इन 3 कंट्रीज़ ने ये प्रोजेक्ट आपस में डिस्कस किया है और इसमें मीटिंग भी हुई है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम आगे नहीं बढ़ पाया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि ईरान, रशिया और इंडिया ने जो ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने की एक कोशिश की है, वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका रूट जो है वो इंडिया से ईरान, ईरान से रशिया, अज़रबैजान और फिर यूरोप की कंट्रीज़ तक इस कॉरिडोर को बनाने की कोशिश है। इससे सबसे बड़ी जो आसानी है वो ये हो जाएगी, एक तो सुएज कैनाल का ये एक अल्टरनेटिव रूट बन जाएगा, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए, या जो एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो ट्रेड मिल के इंडिया के साथ जो करती हैं कंट्रीज़, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ईरान के लिए बहुत आसानी होगी ट्रेड करने की, जिस तरह से उसके ऊपर सैंक्शंस हैं वर्ल्ड पावर्स के, उसको देखते हुए, क्योंकि इंडिया, रशिया और ईरान बड़ी कंट्रीज़ हैं। अगर ये तीनों कंट्रीज़ एक साथ मिलती हैं तो बहुत से मामलात आपस में ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर हल किए जा सकते हैं। ये जो ट्रेड रूट बनना है INSTC जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत वो ईरान, अज़रबैजान, रशिया और बाल्टिक सी के जो कंट्रीज़ हैं उसको जोड़ता है इंडिया से, और इंडिया के मुंबई से मॉस्को तक कंसाइनमेंट पहुंचता है। पहले सी रूट से इंडिया से ईरान तक बंदर अब्बास को इसमें शामिल किया गया है, जो एक बड़ा बंदरगाह है ईरान का, और बंदर अब्बास से फिर मॉस्को, अज़रबैजान, मॉस्को और फिर बाल्टिक सी की जो कंट्रीज़ हैं, और फिर वहाँ से यूरोप की कंट्रीज़ को, उसको जोड़ने का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पर काम अभी उस तरह से शुरू नहीं हो सका है। 2018 में इस प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई, लेकिन बहुत सी जो है परेशानियां रहीं इन कंट्रीज़ के साथ। ईरान के सैंक्शंस भी रहे, उसमें ईरान का सैंक्शन की भी बात है। फिर कोविड का जो ख़तरा पूरे 1 साल तक ज़बरदस्त तरीके से बंद रहा, पूरा एक तरह से विश्व की जो है सारी सरहदें बंद रहीं, उसकी वजह से बहुत से प्रोजेक्ट लटके रह गए कंट्रीज़ के अंदर भी और बाहर भी। जो जिस तरह से काम करना था इंडिया को चाबहार में जो एक प्रोजेक्ट है, और ट्रेन प्रोजेक्ट जो है ईरान के अंदर, समय है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की अगर हम ख़ासियत की बात करें तो वो ये है कि यहाँ से एक तो यूरोप के लिए जो सुएज कैनाल के ज़रिए हम कंसाइनमेंट यहाँ से भेजा जाता है, ख़ास तौर पर एशियन कंट्रीज़ जब यूरोपियन कंट्रीज़ से व्यापार करती हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रूट जो है वो सुएज कैनाल के ज़रिए वो शिप्स गुज़रते हैं। और आज भी दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो समुद्र के रास्ते ही किया जाता है, क्योंकि ट्रेन रूट कंट्रीज़ से लिंक्ड नहीं है ज़्यादातर।
और दूसरी बात यह है कि जहाज़ से भेजा जाए तो उसमें समय ज़रूर कम लगता है, लेकिन उतनी बड़ी जो है मात्रा में सामान को कार्गो नहीं किया जा सकता प्लेन से। ना उतने बड़े प्लेन इस वक्त मौजूद हैं, हालांकि अब उस पर भी काम चल रहा है और बड़े प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी शिप के ज़रिए सबसे ज़्यादा माल ढुलाई होती है और सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो समुद्र के रास्ते ही किया जाता है। अभी जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इस ट्रेड रूट के बन जाने से जो INSTC की हम बात कर रहे हैं, इंडिया, ईरान, रशिया के बीच जो ये ट्रेड कॉरिडोर है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें एक अल्टरनेटिव रूट यूरोप की कंट्रीज़ तक के लिए मिल जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 40% तक कॉस्ट और टाइम की बचत होगी इस रूट से ट्रेड करने में। मुंबई से मॉस्को कंसाइनमेंट पहुंचने में जितना वक्त अभी लगता है उससे 20 दिन कम का समय लगेगा इस रूट से कंसाइनमेंट पहुंचाने में। इस कॉरिडोर के डेवलप हो जाने के बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो $2,500 पर टन, $2,500 पर टन की बात हो रही है, तक कम हो जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2,500 पर टन एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो अभी हम पे कर रहे हैं। जो कंसाइनमेंट सुएज कैनाल के ज़रिए और दूसरे रूट से जाते हैं उस पर इतना खर्चा भी आता है, और इस कॉरिडोर के डेवलप हो जाने के बाद खर्चा वो कम हो जाएगा। खर्चा कम होगा तो इकॉनमी बढ़ेगी, फ़ायदा होगा कंट्रीज़ को, लोगों को जो सामान पहुंचता है उसके रेट कम हो जाएंगे। इसी को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने जो अपना प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड का शुरू किया है वो इसी को देखते हुए, क्योंकि वो फ्यूचर में देख रहा है कि उसको अल्टरनेटिव रूट को डेवलप करने की ज़रूरत है, समय को बचाने की ज़रूरत है, कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है। उसको देखते हुए चाइना ने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का वन बेल्ट वन रूट का। हालांकि इंडिया इसमें शामिल नहीं है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और रशिया है, और रशिया जो सोवियत संघ से अलग हुई विघटन के बाद बनी कंट्रीज़ हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह की तमाम कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान तो इस प्रोजेक्ट में उनके साथ शामिल है ही, क्योंकि एक रूट पाकिस्तान और ईरान का भी इससे कनेक्ट करेगा। तो पाकिस्तान, ईरान और यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, ये सब बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इस सिल्क रूट में वो चाइना के साथ हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया गया है। तो चाइना ने इस रूट को डेवलप करने के लिए इसीलिए कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस तरह का उसका ट्रेड है, आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना की बनने वाली है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इसको देखते हुए रूट को डेवलप वो कर रहे हैं। वन बेल्ट वन रूट जो उनका प्रोजेक्ट है वो इसी सोच के साथ शुरू हुआ है कि समय को कम किया जाए और यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रेन के ज़रिए, रोड के ज़रिए जोड़ा जाए, ताकि समय कम लगे, कॉस्ट कम हो और आसानी से इन कंट्रीज़ में ट्रेड किया जा सके बगैर किसी व्यवधान के। कि कभी भी अगर चाइना में, इंडिया में कोई टेंशन होती है, ऐसी संभावना जताई जाती है, कभी भी ऐसी बात होती है पाकिस्तान, चाइना, इंडिया में कि कुछ वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है, तो जाहिर सी बात है जो हिंद महासागर का रूट है या फिर गल्फ़ का रूट है या सुएज कैनाल वाला रूट है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। ईरान की सऊदी अरब से जिस तरह की मामलात हैं, टेंशन है उनके बीच यमन को लेकर, या फिर सीरिया में जिस तरह के हालात हैं, और इज़राइल और दूसरी जो अरब कंट्रीज़ हैं, ईरान के साथ जिस तरह के उसके ताल्लुकात हैं, वो टेंशन आगे अगर वॉर में कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ये रूट ब्लॉकेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको देखते हुए अल्टरनेटिव कॉरिडोर बहुत ज़रूरी है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए चाइना इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अब ज़रूरत ये है कि इंडिया, जो कि 2018 में इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ा ईरान और रशिया के साथ, उसको जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है जल्द से जल्द, ताकि उसके लिए भी एक वैकल्पिक मार्ग व्यापार का तैयार हो। जिस तरह से चाबहार में
इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको लीज पर लिया है, और उसके बाद एक रेल ट्रैक भी डेवलप किया जा रहा है अंदर के लिए, अंदर इंटरनल रूट डेवलप किए जा रहे हैं ट्रेड के लिए, अफ़गानिस्तान से जोड़ने के लिए, अज़रबैजान से जोड़ने के लिए, ईरान के नॉर्थ प्रोविंस जो है उसको जोड़ने के लिए ट्रेड से। तो इसी तरह से बंदर अब्बास को भी डेवलप करके और वहाँ से भी ट्रेड और अंदर का जो रूट है उनको भी डेवलप करके रशिया के साथ जल्द से जल्द ये वैकल्पिक मार्ग शुरू किया जा सके। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है इंडिया का। तो आने वाले वक्त में इस रूट को डेवलप करके इंडिया बहुत हद तक अपनी डिपेंडेंसी जो सुएज कैनाल है या फिर केप ऑफ गुड होप का रास्ता है उससे कम कर लेगा, और सबसे ज़्यादा व्यापार जो होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ को वो फिर इसी रूट से शुरुआत उसकी होगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा, दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो हमारी नई पोस्ट होती हैं उसकी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। धन्यवाद।